स्टोरी है वाटर टेक्नोलॉजीज की। मैं जितना हो सके उतना तुम्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड सब 3% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। ये कुछ ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है, पूछते नहीं है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अपने पास 4 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज है। पहले सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो होती है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती एंड जो हमें अपनी आंखों से दिखती है, वाटर में दिखाई देती है कि यार इधर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, मतलब सैंड पानी में डिजोल्व नहीं होता और हमें आंखों से दिखता है। सो दैट इज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। फिर आता है कोलाइडल इम्प्योरिटीज। कोलाइडल इम्प्योरिटीज भी डिजोल्व नहीं होता, बट हमें आंखों से दिखता भी नहीं है। मतलब इसमें दोनों है, आंखों से नहीं दिखता और डिजोल्व भी नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल तुम ले सकते हो, इधर लिखा है सिलिका, एल्यूमिनियम, क्ले, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब होता है। इनकी जो साइज लेंथ होती है इंपॉर्टेंट है। 10 to 1000 एमस्ट्रॉन्ग इनका साइज लेंथ होता है। फिर आता है थर्ड अपने डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज वो होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं और हमें आंखों से भी दिखते नहीं है। मतलब डिजॉल्व होते हैं, मतलब गैसेस वगैरह वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, वो हमें आंखों से दिखते नहीं है। या फिर हम तुम एग्जांपल ले लो HCl सॉल्यूशन। HCl में हमें हाइड्रोजन क्लोरीन दिखता नहीं है फिजिकली आंखों से। फिर आते हैं लास्ट में बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरसेस वगैरह सब पानी में प्रेजेंट होंगे या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। फिर इसके बाद आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर की तुम एक स्टेटमेंट इतना लर्न कर लेना। डेफिनेशन अगर किसने पूछी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स लैथरिंग ऑफ सोप। लैथरिंग ऑफ सोप मतलब क्या होता है, जो हम जब साबुन देखा तुमने पानी डालते हो तो झाग ऐसे बनते हैं ऊपर ऊपर, तो वो झाग बनना बंद हो जाता है हार्ड वाटर होगा तो, मतलब जितना ज्यादा हार्ड वाटर उतना कम झाग बनेगा। सो दैट इज लैथरिंग ऑफ सोप। फिर कॉजेस। कॉजेस में क्या होता है, लाइक तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कैसे वाटर हार्ड होता है एक्चुअली अपने नेचर में। तो जब ये बादल है, जब बारिश होती है, तो एटमॉस्फेयर में तो सभी गैसेस प्रेजेंट है, O2, CO2। तो ये CO2 वाटर के साथ डिजोल्व हो जाता है थोड़े थोड़े, सब नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिजोल्व हो जाता है जमीन से पहुंचने के बाद, जमीन से पहुंचने से पहले। तो ऐसे CO2 डिजोल्व हो गया। फिर अब ये जमीन पे गिरता है या कभी कभी माउंटेन्स पे गिरता है, तो ऐसे पत्थर वगैरह रखे होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो ये पत्थर पे गिरते हैं, पत्थर से पास होके आते हैं नीचे जमीन के। तो उस टाइम ये जो पत्थर है उन पे हेवी मेटल्स, या मतलब हेवी मेटल्स क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे हेवी मेटल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनके साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वो सब डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में एंड फिर ऐसे पास होके नीचे आता है। फिर जो हमें बोलते हैं ना बोरिंग का वाटर है, जो ग्राउंड में सबसे नीचे वाटर जो होता है, वो सब हार्ड वाटर होता है। बिकॉज इधर तक आने से पहले ये गैसेस वगैरह डिजोल्व होती है। फिर ये जो रॉक्स है उनके साल्ट्स, उनके जो मेटल साल्ट्स है वो सब डिजोल्व होते हैं और ऐसे जाके वो हार्ड वाटर बनता है। क्योंकि वो सिर्फ वाटर नहीं रहता, उसमें सब डिजोल्व रहता है। तो इसके सोर्सेज क्या है, अराइज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ रॉक्स वगैरह, अभी जो मैंने बताया। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम डिजोल्व होते हैं, उसके सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स डिजोल्व होते हैं जब CO2 डिजोल्व होता है इन कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब रेन वाटर से CO2 डिजोल्व हो जाता है। सॉरी, एटमॉस्फेयर से CO2 डिजोल्व होता है रेन वाटर में और उससे भी बनता है बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स बन जाता है। बाइकार्बोनेट्स इज CO3, HCO3-1, एंड कार्बोनेट्स इज CO3-2। ये तुम याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। अब आता है अपना टाइप्स ऑफ हार्डनेस। मतलब हार्डनेस के 2 टाइप्स है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट। अब टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है कि जो अगर तुमने वाटर को बॉईल किया एंड फिर उसके बाद वाटर को फिल्टर किया, तो जो हार्डनेस निकल जाता है उसे बोलते हैं हमें टेम्पररी हार्डनेस, कि वो बॉयल और फिल्टर करने के बाद निकल जाता है। फिर परमानेंट हार्डनेस क्या होता है कि वो बॉयल और फिल्टर करने के बाद भी नहीं निकलता, दैट इज परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं और अल्कलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसको हम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। और परमानेंट हार्डनेस को ऐसा कुछ नाम नहीं है, मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, नहीं तो नॉन अल्कलाइन हार्डनेस बोलते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस के ये 2 रिएक्शंस हैं, ये तुम देख लेना। लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट बनता है एंड CO2 ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये जो PPT बना इसको हम फिल्टर कर सकते हैं विथ फिल्ट्रेशन पेपर या तुम्हारे फिल्टरिंग मेथड से, और फिर हमें सिर्फ प्योर H2O मिलता है। सो ये टेम्पररी हार्डनेस जो था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वो निकल जाता है। ये 2 रिएक्शंस है, 2 रिएक्शंस लर्न करना इस चैप्टर में। जो जो रिएक्शन दिए वो सब लर्न कर लेना एंड दैट इज इम्पोर्टेंट।
तो अपना परमानेंट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। उसमें सल्फेट्स, क्लोराइड्स के सॉल्ट्स होते हैं, हेवी मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं। एंड टोटल हार्डनेस क्या होता है? टोटल हार्डनेस इज टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। ये याद रखना, क्वेश्चंस में हर बार ये फॉर्मूला यूज होने वाला है हार्डनेस के, क्योंकि तुम्हें टोटल हार्डनेस दे सकते हैं एंड मतलब टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर तुम जाके टेम्पररी हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके हार्डनेस के यूनिट्स भी है, एक है पीपीएम, दूसरा है मिलीग्राम पर लीटर। सो ये दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में देख लेना कि कौन सा यूनिट दिया है, कौन से में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच, ये काम का नहीं है कुछ, ये नहीं पूछते कोई। सिर्फ अपने को ये दो इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन एंड मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद आता है, ये एक्सपेरिमेंट तुम लैब में भी करोगे। सो अपना ईडीडीए क्या है मैं अभी बता देता हूँ। ईडीडीए क्या है? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इथिलीन मतलब यहाँ CH2 ये इथिलीन है, दो नाइट्रोजन है, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट। अब ये जो है ये एसीटेट ग्रुप है। सो टेट्रा मतलब क्या? चार, ये चार बार एसीटेट आया है, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, चार। सो इसलिए ईडीडीए इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसमें क्या होता है, मतलब मैं अभी एक बार इधर जगह है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ईडीडीए मतलब ऐसे कैसे हम वाटर का हार्डनेस डिटरमाइन करता है। तो अब एक बीकर है, इस बीकर में तुमने हार्ड वाटर ले लिया। ओके, हार्ड वाटर में एग्जांपल लेट से Zn का एक कौन सा तो सॉल्ट प्रेजेंट है। फिर इधर तुमने ऊपर से डाल दिया थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी। ईबीटी, ईबीटी अलग होता है ईडीडीए से। ईबीटी क्या करता है? ईबीटी तुम्हारा जो मेटल है, अब ये Zn नाम का हमारा मेटल था, इसके साथ कंपाउंड बना लेता है ईबीटी का। ये कंपाउंड बनता है। अब ईबीटी का तो मैं दिखा देता हूँ क्या नाम है भाई। ये देखो इधर, ईबीटी। तो ये एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। सो ये Zn, जब ईबीटी में तुमने डाला हार्ड वाटर में, तो ये Zn ईबीटी के साथ कंपाउंड बनाता है, और ये रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, वाइन रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? ऊपर से ब्यूरेट से तुम डालते हो ईडीटी। अब ईडीटी तुमने डाला ऊपर से, तो उसके बाद एक रिएक्शन बनता है। तो वो रिएक्शन क्या होता है कि तुम्हारे पास Zn है, Zn ईबीटी का एक कंपाउंड है, तुमने उसमें डाला ईडीटीए, तो क्या बनता है? Zn ईडीटीए प्लस ईबीटी, अपना वो फ्री हो जाता है। अब ये जो Zn ईडीटीए है, ये अपना स्काई ब्लू कलर का होता है। और ये जब स्काई ब्लू कलर का तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा, सो दैट इज तुम्हारा एंड पॉइंट, कि सब पूरा Zn ईबीटी Zn ईडीटीए के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। अब Zn ईबीटी का कंपाउंड कैसे दिखता कैसे है, तो वो नीचे दिया है। ये देखो, ये मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, मतलब इधर मेटल की जगह सिर्फ तुम Zn डालो, Zn ईडीटीए कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बन गया। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकल तुम्हें परफॉर्म करना होता है। इसका ये सब मेथड्स वगैरह सब दिया है पूरा, क्या कैसे करते हैं। अब ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द रिएक्शन H प्लस आंसर रिलीज, सो योर इंडिकेटर इज पीएच सेंसिटिव। अपना इंडिकेटर पीएच सेंसिटिव है, कौन सा? ईबीटी। तो इसलिए और हमें pH of 10 मेंटेन करना पड़ता है। सो हम बफर यूज करते हैं। क्वेश्चन में पूछते हैं कि बफर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें मेंटेन करना है pH 10 का, इसलिए हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्योंकि अपना ये जो ईबीटी इंडिकेटर है वो पीएच सेंसिटिव है। ये सब एक्सपेरिमेंट दिया है। फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स के आने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। एक है टोटल हार्डनेस का। तो अपना टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है? V1/V इंटू मोलैरिटी इंटू 10⁵ ppm। अब इसमें तुम पूछोगे कि ये V1 क्या है, V क्या है? V1 अपना ये EDTA का अमाउंट है, मतलब इधर कैसे 17.5 ऑफ 0.02 मोलार EDTA लिखा है, तो ये V1 EDTA का अमाउंट है एंड ये V वाटर का अमाउंट है। तो इस क्वेश्चन का कैसे होगा? ये 17.5 बाय 50
इंटू मोलैरिटी तो तुम्हें दी है ईडीटी के 0.02 इंटू 10 to the power 5 ppm। ये तुम्हारी वैल्यू आएगी। ये देखो ये तुमने नहीं लिखा तो भी चलता है, बस इतना लिख लो 700 ppm हार्डनेस है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें जो पहले मैंने बताया था टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बीच में का डिफरेंस, तो ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। देखो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, अब अपने पास वी पता चल गया 100 ml है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 100 ml, रिक्वायर्स 15 ml ऑफ 0.5 EDTA ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ओके, 15 ml EDTA लगता है 0.5 का टाइट्रेशन के लिए, वेयर एज 100 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्स 12.5 ml ऑफ सेम EDTA। अब ये जो वर्ड बॉइल्ड है, ये क्यों लिखा और अपना EDTA कम कैसे लगा, कम कैसे होने लगा, ये कम लग रहा है? तो इसके पीछे रीजन है ये टेम्पररी हार्डनेस का। जब तुम वाटर को बॉईल करते हो तो ये जो अपना टेम्पररी हार्डनेस है वो निकल जाता है, बस परमानेंट हार्डनेस रहता है। और जब अनबॉइल्ड हो, अनबॉइल्ड में अपने पास टेम्पररी हार्डनेस भी होता है प्लस परमानेंट हार्डनेस भी होता है। सो इसके लिए अनबॉइल्ड में ज़्यादा ईडीटी लगता है, टू ज़्यादा हार्ड वाटर होता है इसलिए ज़्यादा ईडीटी लगता है, और बॉइल्ड वाटर में कम हार्ड होता है क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस निकल जाता है इसलिए कम ईडीटी लगता है। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल, टेम्पररी, परमानेंट। अब जब तुम टोटल हार्डनेस निकालोगे तो तुम्हारा V1 होगा ये, और जब तुम परमानेंट हार्डनेस निकालोगे तुम्हारा ये V1 होगा। और टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस इज परमानेंट हार्ड टोटल हार्डनेस, सॉरी, टेम्पररी हार्डनेस इज टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो ये फॉर्मूला है। अब टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए V क्या होगा, पूरा जो 15 ml है वो अपॉन 100 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी दोनों की सेम नहीं है, सो 0.05 इंटू 10 to the power 5, ये तुम्हारा टोटल हार्डनेस आया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के लिए वो जो बॉइल्ड वाटर के लिए ईडीटी लगता है उतना है, वो 12.5 है, अपॉन वी सेम है 100 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power 5। फिर टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, ये दोनों माइनस करने का इस ppm तुम्हारा वैल्यू होता है। ये प्रॉब्लम्स है थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, अब अपना प्योर वाटर तो न्यूट्रल होता है pH 7 का, बट कभी कभी ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड या आयंस डिजॉल्व होते हैं और उसका pH बढ़ा देते हैं 7 से, तो हम बोलते हैं वाटर अल्कलाइन है। अब उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक तो है OH माइनस आयंस, नहीं तो CO3 - 2 आयंस, नहीं तो HCO3 - आयंस। ये तीनों आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, अपने वाटर सैंपल में सिर्फ OH माइनस आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ CO3 - 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ HCO3 प्रेजेंट हो सकते हैं, OH माइनस और CO3 - 2 ये दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर ये केस जो है OH माइनस और HCO3 की, इसमें रिएक्शन होती है और क्या बनता है, H2O प्लस CO3 - 2। H2O मतलब अपना वाटर बन गया, और CO3 ये, तो ये कंडीशन हो गई, मतलब ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड सिमिलरली ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स वाई ये कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका इनने दिखाया है HCO3 - एंड OH- कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर बिकॉज ये वाटर बनता है और ये अपनी सेकंड केस हो जाती है। सो ये लास्ट स्टेटमेंट है, हेंस ऑल द 3 आयंस कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ अल्कलिनिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पहले एक रिएक्शन देख लो। अब तुम्हें पता है अपने पास OH- आयंस होता है, तुमने उससे न्यूट्रलाइज करना है तो तुम्हें डालना पड़ता है एसिड। तो तुमने एसिड डाला मतलब क्या, H+ डाला, H+ डालने के बाद क्या बन गया, H2O। ओके, इतना तो ठीक है। फिर तुम्हारे पास आता है CO3 - 2 आयंस प्रेजेंट है, उसमें तुम एसिड डालोगे, वो H+ के साथ रिएक्ट होगा और HCO3 बनेगा। अब HCO3 मतलब HCO3 भी अपना हार्डनेस ही देता है, सो HCO3 हार्डनेस देता है मतलब ये स्टिल हार्ड वाटर ही है, सॉरी स्टिल अल्कलाइन वाटर ही है। अब इस HCO3 - 1 को और एक H+ चाहिए टू न्यूट्रलाइज, टू गेट कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2।
तो इसके लिए तो दो लग रहे हैं, मतलब CO3 अगर प्रेजेंट होगा आयन, तो वो पहले कन्वर्ट होगा HCO3 में, फिर उसके बाद HCO3 से H2O और CO2 में कन्वर्ट होगा। अब इतना समझ गया। तो उसके बाद एक थिंग है अपने पास, एक इंडिकेटर होता है फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन इंडिकेटर होता है, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलिन इंडिकेटर हमें दिखाता है प्रेजेंस ऑफ OH- एंड CO3-2। अगर अपने वाटर सैंपल में OH- या CO3-2 इन दोनों में से कोई है, तो ये फिनोप्थिलिन पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का होगा मतलब हमें दिखाएगा कि अपने वाटर सैंपल में OH- और CO3-2 आयंस है। बट अपने इसमें HCO3-1 ये भी आयन भी हो सकता है। तो ये आयन के प्रेजेंस दिखाता है अपना मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कलर पेल येलो हो, याद रखना पेल येलो, पेल येलो कलर हो मतलब अपना HCO3- ये आयन प्रेजेंट है उस वाटर सैंपल में। और जब अपना मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होगा, मतलब ये HCO3 उसमें प्रेजेंट नहीं है और खत्म हो गया, वाटर अपना न्यूट्रल हो सकता है। तो याद रखना कि P फिनोल्फ्थेलिन OH- और CO3- दिखाता है, और मिथाइल ऑरेंज अपना CO3- दिखाता है। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट तुम इसका भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो फर्स्ट क्वेश्चंस में या इन जनरल क्या होता है, अपना फिनोल्फ्थेलिन है, ये फर्स्ट यूज्ड अप हो जाता है, फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज रहता है और मिथाइल ऑरेंज यूज अप होता है। तो कैसे होता है देखो, पहले OH- आयन से एंड CO3- आयन से। तो OH- और CO3- जब तक तुम कट करते जाओगे, मतलब न्यूट्रलाइज करते जाओगे, तो HCO3 आयन बन जाएगा। इस CO3 से HCO3 आयन बन जाएगा। फिर इस HCO3-1 आयन को तुम्हें रिमूव करने के लिए मिथाइल ऑरेंज लगेगा। कितना अमाउंट HCO3 का वो कैलकुलेट करने के लिए मिथाइल ऑरेंज लगेगा। इसलिए पहले ये फिनोल्फ्थेलिन यूज होता है, फिर ये मिथाइल ऑरेंज का यूज होता है। ये कंसेप्ट समझ लेना, याद रखना, इतना तुम ये एक बार पढ़ लेना। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल्फ्थेलिन का ये फॉर्मूला है, और मिथाइल ऑरेंज का ये फॉर्मूला है पूरा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें V1 याद रखना, कभी भी V1 V2 से कम नहीं तो इक्वल ही होता है। इट शुड बी इक्वल टू या लेस देन V2। तुम क्वेश्चंस देखोगे, इतना सब इतना बस याद रख लेना। V1 किसके लिए यूज होता है, फिनोल्फ्थेलिन। V2 किसके लिए होता है, मिथाइल ऑरेंज। इतना याद रखना, क्वेश्चंस में दिया होगा, तुम समझ जाना। बस कंफ्यूज मत होना, V1 किधर यूज करना है, V2 किधर यूज करना है, इतना याद रखो। जो कम या इक्वल है वो फिनोल्फ्थेलिन में यूज होता है, और मिथाइल ऑरेंज में जो ज्यादा है या इक्वल है। अब ये एक टेबल है, ये टेबल तुम्हें रट्टा मारना ही पड़ेगा। आई डोंट नो तुम कैसे मारोगे, बट तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। ये टेबल जितना रट्टा, इतना सब, इतना बस रट्टा मार लो, क्वेश्चंस तुम्हें इजीली हो जाते हैं। तो लेट्स गो ऑन द क्वेश्चंस। तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये वैल्यूज कैसे आए, इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और ये पॉसिबल नहीं है देना मुझे भी। तुम टीचर से पूछ सकते हो, वो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर सकता है। अब लेट्स गो ऑन, डायरेक्टली गो ऑन द न्यूमेरिकल्स। 100 ml of alkaline water sample titrated against 0.02 molar HCl. Normality, okay. Phenolphthalein endpoint is obtained at 20 ml addition of acid, and further 15 ml of addition of acid you get methyl orange endpoint. देखो फर्दर मैंने बोला है, मिथाइल ऑरेंज के लिए फर्दर ज़्यादा लिक्विड लगता है। पहले गिवन डेटा लिख लेना, फिर फिनोल्फ्थेलिन की अल्कलिनिटी कैलकुलेट करने के लिए V1/V। V1 क्या है, जो अपना कम है, जो अपना 20 ml है, फर्स्ट 20 ml यूज अप हुआ, सो ये V1 हुआ। V अपना वाटर का वाटर सैंपल रहता है। Z नहीं तो तुम नॉर्मेलिटी लिख सकते हो, N नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड जो दी है 0.02, 50 × 2000 ppm। तुम पूछोगे ये फॉर्मूला किधर से है, तो ये फॉर्मूला ऊपर ही दिया था, ये फॉर्मूला है। ये रट्टा मारने के लिए बोला है, लर्न करने के लिए बोला है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। अब मिथाइल ऑरेंज कैलकुलेट करने के लिए, अब V2 उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, कि तुम फर्स्ट 20 ml ऐड कर रहे हो, फिर उसके बाद फर्दर 15 ml ऐड कर रहे हो। सो ये V2 कितना हुआ, 20 + 15, सो इतना 35 होता है। तो हमें टोटल V2 कितना है, 35/100 इंटू 0.02 इंटू 50 इंटू 1000 ppm। तो अपनी ये M की वैल्यू है, अब कंपेयर करना है।
पी और एम की वैल्यू कंपेयर करना है, क्या आता है। अब ये कंपेयर कैसे करोगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग पी और एम की वैल्यूज की कंपैरिजन दी है, इसमें से जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम्हें अमाउंट ऑफ CO CO3 या HCO3 या CO3 - 2 जो आयंस है, इनकी अमाउंट फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अब इस केस में अपने क्या है, पी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम। पी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम में क्या कंडीशन है कि OH माइनस आयंस प्रेजेंट है 2P - M, और CO3 - 2 आयंस प्रेजेंट है 2M - P क्वांटिटी में। तो यही इधर क्वांटिटीज लिखी है OH माइनस की, 2P - M। पी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, एम की भी निकाली है, कैलकुलेट करना। CO3 की भी कैलकुलेट कर लेना। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। ये थोड़ा फर्स्ट टाइम में ट्रिकी लग सकता है तुम्हें, पर बाद में प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो जाएगा। बट मुझे पता है तुम एग्जाम के टाइम में ये वीडियो देखने आए हो, सो प्रैक्टिस करने का तुम्हें टाइम तो बिल्कुल है नहीं। तो ये पूरा वीडियो देखना और जितने जितने चीज़ें बताई है उतना सिर्फ याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन है 50 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्स 3 ml ऑफ दिस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अपना वी मिल गया 50 ml। सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी मिल गई। फिनोल्फ्थालीन का एंड पॉइंट कितना है, 3.7। और फर्दर 4.8 अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। फर्दर बोला है, फर्दर मतलब 3.7 में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा टू गेट द मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, दैट इज 8.5 ml। ये फर्दर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्दर मतलब डायरेक्टली ऐड कर देने का। तो कैलकुलेट करना है टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ अल्कलिनिटी, मतलब आयंस, कौन से आयंस प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट करना है। तो पहले फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन के लिए 3.7 उन्होंने दिया था अपॉन 50। नॉर्मेलिटी तुम्हें दी थी, ये दिया था, ये फॉर्मूला ही है। कैलकुलेट किया तुमने पी की वैल्यू, फिर मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसमें 8.5 फर्दर बोला था, इसलिए 3.5 प्लस कितना था, 4.8, दोनों ऐड करने हैं। दैट इज 8.5 अपॉन 50 इंटू नॉर्मेलिटी। ये तुम्हें फॉर्मूला आई, ये तुम्हारी वैल्यू है एम की। अब दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का तुम्हें पता चलता है कि पी लेस देन हाफ ऑफ एम। फिर से टेबल पे आने का, पी लेस देन हाफ ऑफ एम मतलब OH माइनस आयन तो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ CO3 माइनस एंड बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3 - आयंस प्रेजेंट है। उनकी क्वांटिटी भी देख लेना। तो इधर क्या है, CO3 आयंस प्रेजेंट है तो उसकी क्वांटिटी 2P है, बाइकार्बोनेट उसकी क्वांटिटी M - 2P। तो ये दोनों की वैल्यूज निकाल लेना कैलकुलेट करके, एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन। ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, वाटर सैंपल इज नॉट अल्कलाइन टू फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर हाउएवर 50 ml, मतलब हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज नॉट अल्कलाइन टू फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। इस एक लाइन से तुम्हें पता चलता है कि OH माइनस एंड CO3 - 2 ये आयंस प्रेजेंट नहीं है। बट हाउएवर 50 ml of water sample on titration with 0.2 hydro, so ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्स 15 ml of sulfuric acid to obtain end point using methyl orange indicator। मतलब मिथाइल ऑरेंज के लिए तुम्हें दिया है दैट इंडिकेट्स कि HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट है, HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट है। कैलकुलेट टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। अब इसमें तुम्हें पता है कि पी तो नहीं है, फिनोल्फ्थालीन का यूज ही नहीं है, सो पी तो जीरो जीरो हुआ, मतलब OH माइनस CO3 - 2 आयंस तो नहीं है। मिथाइल ऑरेंज के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज के लिए डायरेक्टली दिया है 15 ml, 15 ml तुम ऐड करोगे डिवाइडेड बाय अपना वाटर सैंपल कितना है 50 ml का है, इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंस। तो तुम्हें पी की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी एम की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 300। पी की तो जीरो है। अब जब इस टेबल में फिर से आना है, जब पी इक्वल्स टू जीरो है तो उसके टाइम सिर्फ एम क्वांटिटी में HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो वही इधर करना है, पी जीरो है तो HCO3 और CO3 माइनस, सॉरी OH माइनस और CO3 - 2 आयंस जीरो जीरो हुए, एंड बस HCO3 माइनस आयंस प्रेजेंट है, दैट इज 300 ppm अमाउंट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, मतलब सब बस स्टेटमेंट पढ़ लेना, तुम्हें समझ आएगा क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल ऑन टाइट्रेशन विद N50। नॉर्मेलिटी 50 मतलब क्या, 1/50 इसकी नॉर्मेलिटी है, विच इज नथिंग बट 0.02 नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन तो पढ़ने रहेगा, हाँ। रिक्वायर्स 12.5 ml फॉर फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट एंड व्हेन मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड टू द सेम पिंक कलर डेवलप, डिटरमाइन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी। पिंक कलर हमें कौन देता है, पिंक कलर हमें देता है फिनोल्फ्थालीन। बट उन्होंने बोले मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद पिंक कलर मिला है, मतलब
मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज ही हुआ नहीं। मिथाइल ऑरेंज का कलर ही चेंज नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है, HCO3 माइनस आयंस नहीं था, इसलिए वो पेल येलो कलर हुआ ही नहीं। पेल येलो कलर हुआ नहीं क्योंकि HCO3 नहीं था, मतलब मिथाइल ऑरेंज का कोई यूज ही नहीं था। सो तुम बोल सकते हो मिथाइल ऑरेंज फिक्स है। तो मिथाइल ऑरेंज का यूज ही नहीं था, मतलब क्या? HCO3 माइनस वन आयंस प्रेजेंट नहीं था। अब लेट्स कैलकुलेट पी। पी मतलब क्या? अपना फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट का तो दिया है ना। तो पी तुमने कैलकुलेट कर लिया नॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला में डाला, इसको 0.02 लिख सकते हो तुम। कैलकुलेट की तुमने पी। अब तुम्हें एक चीज मैंने बताया था कि फिनोल्फथालीन का V1 होता है, मिथाइल ऑरेंज का V2 होता है। और V2 और V1 में एक रिलेशन है कि V2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी V1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू V2। मतलब अगर HCO3 माइनस आइंस प्रेजेंट नहीं है तो V1 V2 के इक्वल होगा। अगर प्रेजेंट हो गए तो V2 ग्रेटर होगा V1 से। ये रिलेशन याद रखना। तो अपना V2 क्या होगा? V1 के इक्वल होगा इस केस में, बिकॉज HCO3 माइनस आइंस एब्सेंट है। दैट्स वाई P इक्वल्स टू M। P का फॉर्मूला क्या है? V1 बाय V इंटू नॉर्मेलिटी। और ये M का भी फॉर्मूला सेम ही है, बस V2 है V1 की जगह। और V2 और V1 तो सेम है, सो दैट्स वाई दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दोनों की वैल्यू सेम आती है तो क्या होता है टेबल में देखो। जब मैं हर बार टेबल पे लेके जा रहा हूँ बिकॉज ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब P इक्वल टू M होता है तो OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है और उसकी क्वांटिटी M होती है। बाकी के दोनों जीरो होता है। तो वही है, OH माइनस प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी 125 है जो हमने कैलकुलेट की। बाकी के दोनों जीरो है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है थोड़ा, याद से कर लेना। इसके बाद क्या? 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 4 ml। ये नॉर्मेलिटी पता है। अप टू फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट एंड 8 ml अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। सो मिथाइल ऑरेंज के लिए 12 हो गया टोटल। सॉरी सॉरी, 12 नहीं 80 होगा, क्योंकि इधर फर्दर ऐसा वर्ड कुछ नहीं है। दैट्स वाई इसका 80 होगा। तो 8 ml मिथाइल ऑरेंज का V2 है, 4 ml V1 है। तुम कैलकुलेट करना P, फिर कैलकुलेट करना M, फिर दोनों को कंपेयर करना। P हाफ ऑफ M, टेबल पे जाना, टेबल पे जो वैल्यू है उससे तुम कैल अमाउंट निकालना, HCO3 CO3 जो जो प्रेजेंट है उसकी। एंड दैट इज हाउ द प्रॉब्लम इज डन। फिर ये क्या है? प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। ओके। वाटर ट्रीटमेंट में इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट होता है। तो इंटरनल वाटर ट्रीटमेंट की सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है, ये कोई पूछता नहीं है, एक्सटर्नल का भी पूछता नहीं है। बट इधर से अपना ये मेन टॉपिक चालू होता है, जियोलाइट या परमिटेड प्रोसेस। पहले मैं तुम्हें ये डायग्राम समझा देता हूँ आराम से, देन यू कैन रीड ऑल दैट थिंग्स। फर्स्ट अपने को है, ये जियोलाइट बेड है। जियोलाइट बेड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZE। ये याद रखो पहले। अब खेल समझो। ये तो बंद रहता है फर्स्ट ही। 10% NaCl हमें सिर्फ रीजनरेशन के टाइम यूज होता है। पहले हार्ड वाटर इधर से इनलेट पाइप से अंदर आता है, इधर तुम्हारे ये सब हार्ड वाटर होता है। फिर ये बैठता है जियोलाइट बेड पे, जियोलाइट बेड के कांटेक्ट में आता है। अब जियोलाइट बेड में तो जियोलाइट बेड का फॉर्मूला Na2ZE। और अपने हार्ड वाटर में होते हैं हेवी मेटल सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट हमारे इसमें है, वो जियोलाइट से रिएक्ट करेगा और हमें देगा CaZe प्लस NaCl। मतलब ये जो मेटल्स है वो जेडी के साथ कंपाउंड बना के Na का बॉन्ड टूटता है और वो उसके सॉल्ट्स अनाइंस के साथ कंपाउंड बनाता है और ये NaCl हमें मिलता है। अगर अपने हार्ड वाटर में MgSO4 होगा, वो जियोलाइट से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम जियोलाइट ऐसे ये बनाता है कंपाउंड। मतलब क्या होता है? ये जो इसका सरफेस है, इधर सोडियम जो प्रेजेंट था इनिशियली वो सब वाटर के साथ मिक्स होकर निकल जाता है, और इधर ये जो हैवी मेटल्स है कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा ये सब डिपॉजिट होता है। तो ये सब इधर जियोलाइट पे बनने चालू हो जाता है। और इधर से फिर हार्ड वाटर अपना आयन एक्सचेंज करने के बाद फाइन ग्रेवल से कोर्स ग्रेवल से पास होके इधर सॉल्टेड वाटर NaCl के इसमें या NaS मतलब सोडियम सॉल्ट्स के इसमें बाहर निकलता है। अब जियोलाइट बेड तो लिमिटेड है, अपना हार्ड वाटर हम डालते जा रहे अब एक ऐसा टाइम आता है कि ये पूरा जियोलाइट बेड यूज्ड अप हो जाता है। इसके सोडियम आयंस है ये यूज्ड अप होते हैं और सिर्फ ये मेटल्स हैवी मेटल दूसरे मेटल्स इस पे रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें
रीजनरेशन करना पड़ता है, मतलब ये जियोलाइट पूरा फिर से बनाना पड़ता है जियोलाइट बेड। अब ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली ये जो अपना हार्ड वाटर सप्लाई है ये बंद करते हैं, और ऊपर से 10% NaCl सॉल्यूशन डालते हैं जियोलाइट बेड पे। जब जियोलाइट बेड पे 10% NaCl सॉल्यूशन, उसको भी हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तुमने 12th 11th 12th में पढ़ा होगा। ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं तो एक ऐसी रिएक्शन कैरी आउट होती है। अब अपने जो जियोलाइट है, जियोलाइट पे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम थे, तो वो NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो रिएक्शन है इसकी उल्टी रिएक्शन होती है, एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब Na2Ze बनता है और CaCl2 निकल जाता है। वैसे तुमने अगर MgSO4 के साथ देखा, MgZe होता है प्लस NaCl किया, तो MgCl2 प्लस Na2Ze, मतलब ये अपना जियोलाइट फिर से मिल जाता है, और ये रीजनरेट होकर जियोलाइट बेड फिर से रीजनरेट होता है। एंड देन आगे फिर हम अपना हॉट वाटर फिर से सॉफ्ट करने लग जाते हैं। ये प्रोसेस होता है जनरेशन यूजिंग अप एंड रीजनरेशन की। तो लेट्स पढ़ते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है जियोलाइट। इसमें मैं मार्क करके दो, ये क्या इंपॉर्टेंट तुम्हें लिखना पड़ता है इसमें। 3 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट, जियोलाइट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है। एंड जियोलाइट कंटेन्स लूजली हेल्ड सोडियम आयंस which can be exchanged with hardness producing ions and hence it is used for water softening। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। फिर ये डायग्राम तुम्हें बनानी है। उसके बाद ये तुम्हें लिखना है कि तुमने प्रोसेस क्या किया, एपरेटस, ये पूरा लिखना है। ये दो रिएक्शंस लिख लो इसमें से, कौन से भी दो रिएक्शंस लिखना। ये लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, एंड देन रीजनरेशन की प्रोसेस लिखनी है। इतनी, जो ऊपर रिएक्शंस लिखे हैं वही दो, इधर सिर्फ उल्टा करके लिखना है। इतना तुम लिख लोगे तो दैट्स इनफ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तुम पढ़ लेना अपने एंड से, मुझे इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं लग रही। एंड वो मोस्टली पूछेंगे नहीं, ऑप्शन में ही आएगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू न्यूमेरिकल्स। ये टाइप के प्रॉब्लम्स में तुम्हें 3 स्टेप्स तो कंपलसरी फॉलो करनी है। पहले अपने को मिलीग्राम में NaCl का अमाउंट निकालना है। फिर सेकेंड, तुम्हें CaCO3 इक्विवेलेंस निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ NaCl। और फिर थर्ड, तुम्हें हार्डनेस का फॉर्मूला यूज करना है। अब तुम पूछोगे भाई ये CaCO3 इक्विवेलेंस बीच में किधर से आया, तो भाई अपने, ये जो क्वेश्चन था, अपने जो हार्ड वाटर है उसमें बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स के सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो हम सबके तो पता नहीं ना हमें वाटर में क्या होता है, तो हम अपने एंड से अज्यूम करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉल्ट अपने हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम CaCO3 के इक्विवेलेंस निकालते हैं। सभी क्वेश्चन में सिर्फ CaCO3 निकालना है, ना ही दूसरे Mg या कुछ दूसरा मेटल कोई नहीं लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मैं बीच में एक फॉर्मूला भी है वो बता दूंगा। तो जियोलाइट बेड वाज एग्जॉस्टेड बाय सॉफ्टनिंग 40,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर। अपने को अमाउंट मिल गया ऑफ हार्ड वाटर विच रिक्वायर्स 10 लीटर्स ऑफ 15% NaCl फॉर रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब ये जियोलाइट का ही रीजनरेशन प्रोसेस है। अभी 15% NaCl, 15%, तुम्हें किधर भी परसेंटेज दिखाना उसको ग्राम लिखने का। 15 ग्राम्स, 15% मतलब क्या, 100 का 15 होता है ना। सो 15 ग्राम्स इन 100 ml, ऐसे लिखने का। 15% मतलब 15 ग्राम्स इन 100 ml। 15 ग्राम्स क्या, NaCl। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, ओके। तो भाई हमें वॉल्यूम तो मिल गया 40,000 लीटर्स। हमें वॉल्यूम मिला है 10 लीटर्स किसका, NaCl का। तो 10 लीटर्स NaCl है, पर 15% NaCl है, मतलब 15 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन में। तो 10 लीटर NaCl सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा अगर 100 ml में 15 ग्राम्स प्रेजेंट है। तो तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 1500 ग्राम्स NaCl प्रेजेंट है, कितने में, इन 10 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन में। अब हमें तो चाहिए मिलीग्राम्स में, सब मिलीग्राम्स में चाहिए होता है। तो कुछ नहीं, इसको बस 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, तुम्हें मिलीग्राम्स में अमाउंट मिल जाएगा। वही स्टेप 1 है। Mg रिक्वायर्ड 10 लीटर्स में 10 टू द 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम्स। ओके,
अब सेकंड स्टेप है, हमें CaCO3 इक्विवेलेंस निकालना है। उसके लिए तुम एक रिएक्शन समझो। अगर उतने हार्ड हार्ड वाटर में CaCO3 प्रेजेंट है और एक जियोलाइट प्रेजेंट है, ओके, तो जो रिएक्शन होती है CaZe प्लस NaNO3 समथिंग, Na2NO3, तो मतलब देखो तुम इसमें देख सकते हो दो सोडियम आयंस लगे हैं रिप्लेस करने एक कैल्शियम आयन को। मतलब हमें 2 टाइम्स सोडियम आयन चाहिए होंगे टू रिप्लेस 1 Ca आयन, ओके। तो इस टर्म से तुम देखोगे तो 2 NaCl लगेंगे टू रिप्लेस 1 CaCO3 वाटर में से। अब CaCl का मास क्या, NaCl का मास क्या होता है? 58.5 समथिंग। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो CaCO3 का मास कितना होता है? 100 ग्राम्स। तो हमें 2 NaCl लगेंगे टू रिप्लेस 1 CaCO3। मतलब मास वाइज देखोगे तो 2 इंटू 58.5 तुम्हें 100 ग्राम CaCO3 रिप्लेस करेगा। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 58.5 ग्राम्स NaCl विल रिप्लेस 50 ग्राम्स CaCO3। अब ये तुम्हें स्टेटमेंट पता है। अब अपने पास कितना ग्राम्स है NaCl? अपने पास तो है 1510 to the power 3। तो कितना ग्राम CaCO3 रिप्लेस होगा? वही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है, ये इतना आंसर आता है। नाउ स्टेप 3 में अपने को क्या लिखना है? हार्डनेस का फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता होगा। नहीं पता है तो देख लो, मैं दिखाता हूँ। इधर गया भाई, हार्डनेस। मुझे अभी दिख नहीं रहा है, बट हार्डनेस का फॉर्मूला ये होता है, इधर लिखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हार्ड वाटर में जो है अपॉन वॉल्यूम। अब अमाउंट अपने को CaCO3 इक्विवेलेंस हार्ड वाटर में अपने CaCO3 है, सो वही ये जो वैल्यू है इधर पुट करने की अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दिया था अपने को 4000 लीटर्स, ये तुमने लिखा। इसका ये हार्डनेस इतना आया, हमें हार्डनेस कैलकुलेट करना था, तो ये आंसर है इतना। ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट हमें बदलते हैं थोड़े स्टेटमेंट्स कि हमें कुछ तो कुछ दिया होता है, कुछ ना कुछ नहीं दिया होता, वो फाइंड करना है। नेक्स्ट, एन एग्जॉस्टेड zeolite softener has regenerated was regenerated by passing 150 liters of NaCl solution having strength 150 grams per liter। हमें इधर तुम देखो, इधर परसेंटेज तुम्हें दिया नहीं है, पर तुम्हें अमाउंट दिया है कि 150 ग्राम्स है NaCl का इन 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन। तो मेरे पास 150 लीटर्स है, तो कितना अमाउंट हुआ, कितने ग्राम्स NaCl लगे इन 150 लीटर्स? तो वो होता है 22500 ग्राम्स, दैट इज 22500 इंटू 10 to the power 3 मिलीग्राम्स। इतना अपने अपने पास अपने को NaCl लगा, ओके। हमें हार्डनेस दी है वाटर की 400 ppm। अब पहले तो हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अपने अमाउंट कितनी है ये याद रखो। इसका CaCO3 इक्विवेलेंस निकालेंगे, मतलब 58.5 ग्राम्स NaCl लगा तो 50 ग्राम्स CaCO3 यूज होगा। तो अपने पास है 22500 इंटू 10 to the power 3। तो कितना CaCO3 लगेगा, मतलब होना चाहिए। तो ये इधर हमने कैलकुलेट किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एंड इतना अपना आंसर आया। अब हार्ड वाटर का फॉर्मूला वही है, अपने पास ये वैल्यू है इधर डालने की। हार्डनेस हमें दी थी 400 ppm, हमने कैलकुलेट किया। ये लीटर्स कैलकुलेट करना है तुम्हें, वॉल्यूम। तुम वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे इतना आता है। सो इतना हार्ड वाटर हम सॉफ्ट कर सकते हैं। So next question, how many liters of 10% NaCl solution will be required to regenerate zeolite which has capacity of softening 30,000? मतलब वॉल्यूम दिया है, 10% NaCl है, सो 10 ग्राम्स इन 100 ml। हार्डनेस दी है तुम्हें, तुम्हें पूछा है कितने लीटर्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, कितने लीटर्स ऑफ NaCl लगेगा। नाउ
इस क्वेश्चन में तुम्हें फर्स्टली उल्टा जाना पड़ेगा। एक मेथड है ये, जो ये तुम मेथड पढ़ सकते हो, इससे कर सकते हो, या फिर तुम्हें उल्टा जाके, उल्टा नहीं, ठीक है, लेट्स सी कौन सा मेथड से करते हैं। इनकी मेथड क्या है, इन्होंने वी कंसिडर है, वी अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन है। देखो उल्टा मेथड में ये मेथड तुम पढ़ सकते हो, या दूसरा मेथड क्या है, अपने को हार्डनेस दिया है, हार्डनेस इक्वल्स टू CaCO3 का अमाउंट अपॉन लीटर्स ऑफ वाटर। हार्डनेस अपनी है 500, CaCO3 की अमाउंट अपने को निकालनी पड़ेगी, और वाटर की लीटर्स है कितने अपने पास, 3000 लीटर्स। तो CaCO3 की ग्राम्स मिलीग्राम्स में अमाउंट निकल जाएगी। अब CaCO3 में तुम्हें एक पता है, इमेजिन करो कि ए मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 निकला, तो हमें 58.5 ग्राम्स NaCl होगा। तो 50 ग्राम्स तुम्हें CaCO3 होगा वाटर में। अगर तुम्हारे पास ए अमाउंट में CaCO3 है, तो तुम्हें कितना NaCl लगेगा। ए अमाउंट में तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना NaCl लगेगा। ये तुम्हें मिल गया NaCl का अमाउंट। अब NaCl का तुम्हें अमाउंट मिल गया कितना है, तुम्हें पता है 15 ग्राम्स प्रेजेंट है 100 ml में। तुम्हारे पास अमाउंट मिल गई NaCl की, तो तुम्हें लीटर्स मिल जाएगा कि इतने लीटर्स में इतना प्रेजेंट है। तुम्हारे लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये अपने पास है 15 × 10⁵ के बाद हम ए मिल गया तुम्हें कितना है, 15 × 10⁵। तुम्हें एक्स निकालना है। एक्स तुम्हारा आता है समथिंग 1755 × 10⁵ मिलीग्राम्स ऑफ NaCl तुम्हारे पास है। इधर एक करेक्शन करो, 10% हमें दिया है ना, 10% NaCl सोल्यूशन है, सो 10 ग्राम्स इन 100 ml, सो 100 ग्राम्स इन 1 लीटर। अब अपने पास इतने ग्राम्स हैं, तो अपने को लीटर्स निकालना है, कितने लीटर्स होता है। तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ तुमने कैलकुलेट अगर किया, तो 17.55 लीटर्स आंसर आता है। बस याद रखना इसको, 10⁻³ एक कट किया तो तुम्हें ग्राम्स में आंसर मिलेगा। अब 1755 ग्राम्स अपने पास है, 1 लीटर में 100 ग्राम्स होता है, तो उसको डिवाइड बाय 100 किया, तो ये आता है 17.55 लीटर। इनका भी वही आंसर है। ये दोनों मेथड तुम कर सकते हो, कौन सा भी चलेगा। फिर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, डीआयोनाइजेशन और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, फर्स्टली तुम देखो, कटायन एक्सचेंज एक रेजिन होता है, उसमें उसमें ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तुम्हें याद रखना है नहीं, तुम्हें बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि उसको RH2 से डिनोट करता है। वैसे ही अनायन एक्सचेंज होते हैं, उसको हम ROH- से डिनोट करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं NH2 या ये सब। अब प्रिंसिपल और ये देखने से पहले मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। फर्स्टली हम हार्ड वाटर इधर से एंटर करते हैं। अब कटायन एक्सचेंज रेजिन में तुम्हारा RH2 होता है, और तुम्हारे हार्ड वाटर में फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है। तो वो ये जो R है, ये तुम्हारे कटायन के साथ रिएक्ट करके RCA कंपाउंड बनाता है, और फिर HCl रिलीज हो जाता है। अब ये जो RCA है, ये सब इधर कलेक्ट हो जाता है बॉर्डर्स पे, या पूरा आयन कटायन एक्सचेंज रेजिन में ये सब इधर कलेक्ट होता है। देन वाटर अलॉन्ग विथ एसिड HCl वगैरह, या फॉर एग्जांपल और एक तुम रिएक्शन ले लो, कि अगर तुम्हारे पास RH2 है, उसमें तुम्हारे इसमें MgSO4 सॉल्ट है हार्डनेस का, वो क्या बनेगा, Rmg + H2SO4 एसिड बाहर निकलेगा। अब ये पूरा वाटर ये पास होके इधर से आता है अनायन एक्सचेंज रेजिन में। अब तुमने देखा अनायन एक्सचेंज का वो फॉर्मूला क्या था, ROH ट्वाइस। ये तुम्हारा जो एसिड बने, तुम्हारे फर्स्ट केस में जो एसिड्स बने, फॉर एग्जांपल HCl ले लो, या फिर ROH ट्वाइस प्लस MgSO4 ले लो, MgSO4 नहीं, SO4 सॉरी, हाँ ठीक है, MgSO4 H2SO4, माय बैड। तो ये क्या बनेगा, ये R तुम्हारा
अनायन से रिएक्ट करेगा, सो RCl बनेगा। एंड फिर रेस्ट का OH2 H से रिएक्ट करके, OH2 नहीं, OH ट्वाइस, H से रिएक्ट करके H2O बनाएगा। RCl ट्वाइस, ये तुम बैलेंस कर लेना। सेम इन दिस केस, RSO4 बनेगा प्लस 2H2। तो मतलब ये जो RSO4 है, RCl ट्वाइस है, ये सब इधर अनायन एक्सचेंज में कलेक्ट होगा। एंड ये जो एसिड न्यूट्रलाइज होके वाटर बना है, ये तुम्हारा फ्रेश वाटर इधर से पास होगा। अब ये इधर स्टीम जैकेट रहता है, इसमें क्या होता है कि पूरा 100 के ऊपर टेम्परेचर होता है, और ये वाटर से, इसमें वाटर वेपराइज हो, वाटर सॉरी, ये हीट करता है। तो तुम्हारे जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं, अब कभी कभी वाटर में CO2 वगैरह होगा, या फिर सम अदर गैसेस जो वाटर में डिजॉल्व है, और ये दोनों प्रोसेस से सेपरेट नहीं होता है, वो तुम्हारे इधर से गैस बन के डिजॉल्व गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, और फ्रेश वाटर इधर नीचे कलेक्ट होगा। एंड दिस, ये बाहर निकल जाता है डीमिनराइज वाटर। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब तुम्हारा कटायन एक्सचेंज रेजिन और अनायन एक्सचेंज रेजिन खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, सेम एज द केस ऑफ जियोलाइट। तो कुछ नहीं करना, इधर से बस एसिड ऐड करना है, इधर से तुमने HCl ऐड किया, इधर से तुम्हें बेस ऐड करना है, NaOH या एनीथिंग, एनी बेस चलता है। तो रीजनरेशन रिएक्शन होता है। रीजनरेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? वो सेम होता है, एग्जैक्टली अपोजिट लाइक द दिस रिएक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट लाइक दिस रिएक्शन, दैट इज द रीजनरेशन प्रोसेस। अब तुम्हें ये सब पढ़ना है तो पढ़ लो, मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एंड सेम ये रीजनरेशन प्रोसेस में, यही जो ऊपर वाली तो मैंने रिएक्शन लिखी थी, उसको ही उल्टा करके लिखा है। एंड दिस इज हाउ योर RH2 इज रीजनरेटेड एंड OH R डैश OH ट्वाइस इज रीजनरेटेड। इसके, इस प्रोसेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछते नहीं है, मेन मेथड ही पूछता है, बट याद रखना। देन वाटर प्यूरिफिकेशन में, अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर है कि जिसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व हो, उसकी सैलिनिटी इज मोर देन फ्रेश वाटर, मतलब उसमें सीधा सीधा सॉल्ट डिजॉल्व होंगे ब्लैक वाटर को, नहीं, नॉर्मल वाटर में उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ओके। एंड डिसैलिनेशन वो प्रोसेस है कि जो ये सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स है, उसको सेपरेट आउट करके हमें फ्रेश वाटर मिलना चाहिए। सो उसके लिए जो प्रोसेस होती है, दैट इज डिसैलिनेशन। अब देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डिसैलिनेशन लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, हम ये दोनों मेथड देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोडायलिसिस देख लेते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन सिलेक्टिव सेपरेशन, मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन प्रोसेस एंड हैज आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब तुम्हें ये सब बहुत हैवी जाएंगे वर्ड्स, मैं सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट ध्यान से सुन लेना। अब तुम्हारा ये जो सॉल्ट वाटर है, ये इधर से एंटर करता है। ओके। इसमें होते हैं कटायंस अनायंस, मतलब सॉल्ट्स, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। अब ये कैथोड है, कैथोड अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्जेस को। एनोड है, एनोड अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ। तो और ये बीच में जो है सी ए ये सब कैथोड एनोड आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से। क्या है? आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ये मतलब क्या, बस ये जो, ये अगर कैथोड है, कैथोड आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये वाला, तो ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही अपने से पास होने देगा, नेगेटिव चार्ज को नहीं, और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब तुम्हारा वाटर आता है, उसमें कटायंस अनायंस प्रेजेंट होता है, हर ब्रैकेट में कटायंस अनायंस जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल इधर कटायंस अनायंस पहुंचे फर्स्ट इसमें, इधर से सी के थ्रू कटायंस इस साइड पास होंगे, इस साइड पूरे कटायंस आएंगे। फिर अनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू अनायन सब इस साइड पास होंगे, इस साइड सब अनायंस आ जाएंगे, और ये जो पार्ट है पूरा, ये पूरा फ्री हो जाएगा फ्रॉम अनायंस एंड कटायंस, जिसमें फ्रेश वाटर होगा। सो ये फ्रेश वाटर इधर आउटलेट से प्योर वाटर बाहर निकलेगा। अब इस पार्ट में, ये पार्ट में क्या हुआ, इधर अनायंस आ गए, साइड में जो कैथोड है, इधर से कटायंस आ गए इस साइड। मतलब ये इसमें, इस पार्ट में, इस सेकेंड पार्ट में, इसमें पूरे सॉल्ट से, सॉल्ट से मतलब आयंस है, आयंस वाला वाटर है। तो ये आयंस वाला वाटर हम नीचे से निकाल के सॉल्ट रिच वाटर से बाहर निकालेंगे। फिर ये थर्ड कंपार्टमेंट में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, बिकॉज कटायन सिलेक्टिव है, ये इस साइड जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस साइड, नेगेटिव चार्ज इस साइड, इस साइड।
सो दैट्स ये जो थर्ड कंपाउंडमेंट होगा ये फ्री होगा फ्रॉम ऑल सॉल्ट्स ऑल आयंस, तो ये फ्रेश वाटर के इससे बाहर निकलेगा। अब फोर्थ वाला भी सेम सेकंड वाले की तरह होगा। इसमें अनायंस इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, कैटायंस इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ये पूरा सॉल्ट रिच होगा। वो नीचे से सॉल्ट रिच के इसमें निकल जाएगा। इन दिस वे अल्टरनेट कंपार्टमेंट्स में अल्टरनेट कंपार्टमेंट्स में हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ये याद रखो, ऐसे अपना इलेक्ट्रोडायलिसिस वर्क करता है। और इसको हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड रखना पड़ता है, फिर ही वो करता है। सो ये पूरा प्रोसेस है इसका, तुम्हें ये लिख के दिया है, इसमें समझेगा नहीं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल वे में इसे समझा है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तुम्हें पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane until both the solutions acquire same concentration। ये इतना तुम्हें प्रोसेस तो पता होनी चाहिए, फिर डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना। तो देखो भाई, एग्जांपल दिया है, ये इधर सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, इधर वाटर है इस मार्क तक, इधर वाटर है इस मार्क, बट इसमें बहुत सारे वी कैन से सॉल्ट्स है, इसमें बस दो तीन चार पांच सॉल्ट्स है। अब सॉल्वेंट विल माइग्रेट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन इधर है, सॉरी सोल्यूट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन इधर है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड साइड है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो वो सॉल्वेंट मतलब अपना वाटर इधर से मूव करके इधर जाएगा। ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। इधर भी थोड़े है, इतना वाटर है, इधर कम है तो इतना वाटर है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम होगा, तब तक ये इधर से इधर पास होगा वाटर सॉल्वेंट। दैट इज ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि तुम्हारा सॉल्वेंट जिधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है उधर से सॉल्वेंट पास होता है टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इससे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस जस्ट उल्टी हो जाती है। सो अब कब होता है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि भाई तुम्हें ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा एक अप्लाई करना पड़ता है प्रेशर। सो ये अप्लाइड प्रेशर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, फिर ही तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क करता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। ये तुमने इसमें से भी तुम्हें डेफिनेशंस वगैरह याद कर लो, ज़्यादा मेन कुछ करना नहीं है। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस दिए नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस है। एंड दैट्स ऑल, ये समरी है का चैप्टर पूरा। यूनिट 1 खत्म कर दिया केमिस्ट्री का। जस्ट बता देना कमेंट्स में कि तुम्हें ट्रिपल ई के लिए भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी तुम्हें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए या नहीं।